Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being 31 4444 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Ranga Bhashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh. नमस्कार और धन्यवाद रंगा, और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड्स पर आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444, 23717106 और 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ रंगा। Thank you, Subodh. The top stories. World Bank says India is fast-growing economy with lot of potential despite being hit by recent global slowdown. And foreign funds pull out more than 6,200 crore rupees from Indian capital markets this month so far. विश्व बैंक ने कहा, हाल की वैश्विक मंदी के बावजूद भारत एक तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है जिसमें काफी संभावनाएं हैं। इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से 6,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। विश्व बैंक में दक्षिण एशिया के लिए मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा है कि हाल की वैश्विक मंदी से प्रभावित होने के बावजूद भारत एक तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है जिसमें काफी संभावनाएं हैं। कल वाशिंगटन में पीटीआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर दुनिया के कई देशों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में मंदी के लिए 80% कारण अंतर्राष्ट्रीय हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में व्याप्त अनिश्चितता के कारण हर जगह निवेशक अपना पैसा लगाने में हिचक रहे हैं। दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी ताज़ा रिपोर्ट में विश्व बैंक का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में भारत की विकास दर गिरकर 6% पर आ जाएगी। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 में यह बढ़कर 6.9% और 2022 में 7.2% तक पहुंच सकती है। Well, let's start taking calls, and joining us first on the show this evening is Amit from Mumbai. Good evening, Amit, and welcome to Market Mantra. थैंक यू सर। Yeah, go ahead. पहला Put your question. सवाल एक्सपर्ट से ये था मेरा, दो सवाल है कि जिस प्रकार शेयर मार्केट में सर्किट ब्रेक होता है कि ज्यादा मार्केट फॉल हो जाए तो इसी प्रकार म्यूचुअल फंड मार्केट में एनएवी ज्यादा गिरना चाहे और कंज्यूमर को ज्यादा उसका इफेक्ट न हो, तो इस प्रकार कोई सर्किट ब्रेक है या? और दूसरा सवाल है कि एल&टी प्रूडेंस का परफॉर्मेंस इतना वीक क्यों है सर, वो पूछना था। थैंक यू। Yes, safeguard. नहीं, म्यूचुअल फंड में सर्किट ब्रेकर नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स के आधार पे या किसी खास स्टॉक में एक खास गिरावट पे सर्किट ब्रेकर का प्रावधान है, ताकि कोई अनयूजुअल मूवमेंट हो तो उस समय बाजार को स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है, और उसके बड़े डिफाइंड फार्मूलाज हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लाइव बेसिस पे जब बाजार खुला रहता है तो आप खरीद बेच नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक डेरिवेटिव है। कंपनियों के शेयरों में जो बदलाव होता है वो शाम को एनएवी कैलकुलेट होता है, और उसके आधार पे आप खरीद बेच नहीं कर सकते। आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या जब म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो आपको दाम का अनुमान नहीं होता है। आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो 3:30 बजे के पहले आपका पैसा चला जाता है। उस दिन जो एनएवी कैलकुलेट होता है उसके आधार पे आपको उतने सारे यूनिट्स कैलकुलेट आपको अलॉट कर दिए जाते हैं। उस रुपए को उस दिन के दाम से भाग दे करके आपको उतने यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। उसी तरह से जब आप बेचते हैं, अगर आप 50,000 रुपये का म्यूचुअल फंड बेचते हैं आज, जो आपके पास पहले से है, तो आपको पता नहीं है कि आप किस दाम पे बेच रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज बाजार बढ़ा है या आज बाजार घटा है, तो उस आधार पे थोड़ा आधा प्रतिशत बढ़ सकता है, घट सकता है, या जो भी होगा। उसके अलावा दूसरा एक और भी कारण है कि म्यूचुअल फंड चूंकि एक शेयर नहीं है, ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि बाजार में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, तो म्यूचुअल फंड में उस तरह का मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपनी डाइवर्सिटी की वजह से कुछ बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं, और कुछ में कोई खास बदलाव नहीं होता है। उस वजह से ये एवरेज हो पाता है।
तो म्यूचुअल फंड में कोई किसी तरह के सर्किट ब्रेकर का प्रावधान नहीं है। हाँ, म्यूचुअल फंड में एक प्रावधान है कि अगर बहुत सारे निवेशक अचानक अपना पैसा निकालें, जिससे कि अगर म्यूचुअल फंड डिस्टेबलाइज हो सकता है, तो हर एक म्यूचुअल फंड के ऑफर डॉक्यूमेंट में इसका प्रावधान है कि उसमें कारोबार को रोका जा सकता है कुछ समय के लिए किसी आधार पे, लेकिन ये आमतौर पे हुआ नहीं है। That is stopping the redemption. Stopping the redemption and new inflows. Okay. Right. And let's take our next caller. We have Ram Singh joining us again from Mumbai. Good evening and welcome to the program. हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मैं मार्केट मंत्रा की टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ सर। मेरा प्रश्न जरा मार्केट से जरा हट के है, और वीरेंद्र जी का तो शो बराबर हम लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जी जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ, तो हमारा सवाल आप लोग से एक रिक्वेस्ट है सर। मैं काफी न्यूज चैनल को दिया हूँ, एक जो इस समय टीबी का जो ये सरकार चला रही है ना, टीबी के ऊपर टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, जिसमें दवाइयाँ एकदम से। राम सिंह जी, हमारे इस कार्यक्रम में हम लोग म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। आपका सवाल इंटरेस्टिंग है, हेल्थ के बारे में, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। आपको शायद किसी हमारे हेल्थ शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। अभिनव है राजगीर से बिहार से अभिनव हमारे साथ हैं। अभिनव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ जय सर, मेरी उम्र सर 32 साल है। मैं सर म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नया हूँ जी। तो सर मैं सोच रहा था कि मेरा पहला फंड क्या होना चाहिए सर, और दूसरी बात ये है कि मैं उसे रेगुलर खरीदूं या डायरेक्ट प्लान में करूं। अच्छा, अभिनव जी, किसी भी शुरुआती निवेशक के लिए निर्भर करता है आपका पहला फंड वो होना चाहिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मेरी सलाह ये होगी, इस बात पर निर्भर करेगी कि आप टैक्स जमा करते हैं, आप टैक्स देते हैं, और क्या निवेश से आपके टैक्स को कम किया जा सकता है। एटीसी का आप जो पूरा आपका एंटाइटलमेंट है वो आप पूरा अवेल करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो पहला निवेश आपका टैक्स सेविंग फंड होना चाहिए। अगर टैक्स सेविंग आपके फ्रेमवर्क में नहीं है, टैक्स आपका कोई भी आधार नहीं है आपके निर्णय लेने के लिए, तो किसी भी बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करें। एक अच्छा बैलेंस फंड, उसमें हर महीने करें, और एक साथ बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी निवेश, एक मुश्त पैसा ढेर सारा कभी ना लगाएं। और डायरेक्ट करें या रेगुलर। हाँ, और बैलेंस फंड का चुनाव आप कर लेते हैं। राजगीर में मुझे पता नहीं है कि कितने सारे एडवाइजर होंगे। अगर आप ये खुद चुनाव कर पाते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट से, अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है और ऑनलाइन बैंक अकाउंट है जिससे कि आप पैसा ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत आसान हो गया है। और अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट सीधा कर पाते हैं शुरुआत में, तो ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा। गुरुग्राम से नवनीत हमारे साथ हैं। नवनीत, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ नमस्ते वीरेंद्र जी, मैं नवनीत रंगी बोलता हूँ। मेरा प्रश्न जो है वो डेट फंड्स को लेकर है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आरबीआई ने लगातार 5 बार जो है ब्याज दर में कटौती की है जी। तो क्या अभी ये सही समय है डेट फंड में लगाने का? और अगर हम लोग डेट फंड में निवेश करें तो उसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, जिसे हम एक सेफ निवेश के रूप में जान सके या समझ सके? नवनीत, आपको ये आरबीआई ने क्या किया है और अभी निवेश अभी इंटरेस्ट रेट का आउटलुक क्या है, किस तरह का बदलाव होगा, इस आधार पे आपको डेट फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहला आधार ये होना चाहिए कि क्या ये लंबे समय का पैसा है या क्या ये कम समय का पैसा है। कम समय का पैसा है तो डेट फंड में ही पैसा लगाना चाहिए। उसके अलावा ये इंटरेस्ट रेट के आउटलुक के आधार पे इसका फ़ायदा उठाना कई बार बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। उसके अलावा जो खास चीज़ देखना चाहिए कि फ़ंड बहुत रिस्की ना हो, क्योंकि डेट फंड में लगाने का जो प्राइमरी ड्राइवर है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आपका डाउन साइड बहुत कम हो, मुनाफा भले ही कम मिले लेकिन पैसा डूबना नहीं चाहिए या कम रफ्तार से कम नहीं होना चाहिए। और उस आधार पर मुझे लगता है कि भारत में बहुत डेट फंड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत तरीके के वेरिएंट्स हैं। 16 तरीके के डेट फंड में, ओपन एंड डेट फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए संभव है, लेकिन इसमें अधिकतर जो विकल्प हैं उन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। 3-4 ऑप्शन जो आपको देखना चाहिए: अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, इससे आगे ना जाएं। और वो भी जब आप निवेश करें तो देखें कि उसमें लोअर क्रेडिट रेटिंग का ढेर सारा पेपर ना हो, क्योंकि रिस्क अब पिछले 5-6 महीने में ही निवेशकों को जो डेट फंड का जो खतरा है
उसका आभास हुआ है, उसका एक्सपीरियंस हुआ है। और इसके पहले जो कहा जाता था कि ये रिस्की हो सकते हैं, लेकिन वो रिस्क का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, कभी लोगों का नुकसान नहीं हुआ था। पिछले 6-8 महीने में लोगों को होना शुरू हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ये जो सिलसिला है नुकसान होने का या जिस तरह का डिफ़ॉल्ट देखा गया है वो अभी बंद होगा। ये जारी रहेगा किसी न किसी फॉर्म में, किसी न छोटे स्केल पे ही। इसलिए बहुत सावधानी से डेट फंड में और किसी खास बड़े रिटर्न के लिए आप निवेश ना करें, बड़े रिटर्न की उम्मीद या कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट ना करें कि यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, बल्कि डेट फंड में आपको खासकर ध्यान देना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में अगर किसी डेट फंड ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है तो उससे दूर रहें। Right. And joining us next is Bharat Bhushan from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. सर सभी को नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र जी, सर से एक सवाल था कि सर अगर हम ये चुनाव करना हो कि कौन सा एक म्यूचुअल फंड नाम बताइए जिसकी ऑटो सेक्टर की कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट ने किया हो। धन्यवाद सर। Focused on auto sector. नहीं, उसमें निवेश न किया No, yeah. नहीं, अधिकतर फंड मैनेजर का ऑटो सेक्टर जो है हमारे यहाँ वो बहुत ही नैरो सेक्टर है अगर स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और उसमें भी 6 कंपनियां हैं जो कि इन्वेस्टेबल यूनिवर्स बनाती हैं। उसमें मारुति सुजुकी सबसे बड़ा है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अशोक लेलैंड और 2 व्हीलर कंपनी। और म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड का जो एक्सपोजर है इंडेक्स के नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्योंकि अधिकतर म्यूचुअल फंड जो मेन स्ट्रीम म्यूचुअल फंड है, पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, वो इंडेक्स के आधार पर अपना सेक्टर एलोकेशन मार्क करते हैं या उसको बेंचमार्क रखते हैं, तो उसमें भी उसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा पिछले 1.5 साल में जो बदहाली हुई है या जिस तरह का गिरावट देखा गया है, इंडेक्स में भी उसका वेट काफ़ी कम हो गया है क्योंकि उनके दाम गिरने की वजह से। तो और ये मुझे याद करना हो कि कौन सा फंड जिसका कि ऑटो सेक्टर में एक्सपोजर नहीं है। अब अधिकतर फंड में थोड़ा सा एक्सपोजर है पर बहुत मामूली सा एक्सपोजर है, और जब आप एक्टिवली मैनेज फंड में पैसा लगाते हैं तो ये ध्यान मत दीजिए, ये फंड मैनेजर की जिम्मेवारी है। वो जो बेहतर रिटर्न देता है वो इसी वजह से देता है कि कब किस में रहना चाहिए और कब किस में नहीं रहना चाहिए। गुरुग्राम से सागर हमारे साथ हैं। सागर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Mr. Dhirendra, I am 25 years old. I've just started working. I want to start some SIP, so I want to know some good funds. And also I have some lump sum fund which I want to put. So is it a good time to put a little bit of some lump sum in small cap, mid cap? No, it is never a good time to invest lump sum in any kind of fund, any kind of equity fund, more so for somebody like you who's getting started. And as I said in the context of another person who was getting started, who was wanting to invest to begin, the primary thing which you should look at is, or the primary driver should be that should you invest in a tax saving fund which will also save you tax? Will you be liable to pay taxes, and are you availing the ATC benefit? ATC benefit is investment of 1.5 lakh rupees in a specified fund. That investment is deducted from your income for computing taxes, so that saves you tax. Tax saved is money earned, and that's the only legitimate mechanism for individual investors to save taxes. So first avail that. So it serves 2 purposes, and also I think that it's a good thing, it's a gateway investment for most beginners, because once you invest in a tax saving fund, your money gets stuck for 3 years, and that's a good thing, because investing in equity should be a long-term investment. But for new investors, they always get very anxious with their first investment. They look at the investment value every day, they panic every day, they feel happy every day, depending on the state of the market, and that is what you should not be doing. So this could be a good starting point. If that is not the case, then start with one balanced fund, and that is it. Never invest lump sum. Even if you have the lump sum amount which you have accumulated, spread it over the next 6 months or 12 months depending on your comfort. Invest for sure, but at one go, no. Okay. And let's go across to Faridabad in Haryana, where we have Naresh joining us on the show. Good evening and welcome to Market Mantra. जी नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था, लास्ट वीक भी मेरी बात हुई थी धीरेन्द्र जी से एसएमपीज को लेके, तो जैसा अभी भी वो डिस्कस कर रहे थे कि डेट मार्केट में इतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं लेनी चाहिए और एसएमपीज तो मार्केट से बंद ही हो चुके हैं।
तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर अभी हम एफएम की जगह किसमें इन्वेस्ट करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में, जैसा कि वो अभी एक सवाल के जवाब में बता रहे थे, या लो ड्यूरेशन फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो विल इट बी फीजिबल टू मींस कुड इट बी प्रूव्ड एज अ रिस्क फ्री? बिकॉज आई हैव जस्ट स्टडीड द मार्केट और उसमें मुझे फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट फंड बॉन्ड फंड एक लगा कि वी कैन इन्वेस्ट इन दैट। आपको ऐसा क्यों लगा? फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड का प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त रहा है पिछले कई सालों से, 2-3 साल से करीब 9.5 से 10% के बीच में रिटर्न है और यहाँ पे किसी भी तरह का गिरावट नहीं देखा गया है। लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि इस यहाँ पे, और मुझे भी लगता है कि ये फंड का प्रदर्शन बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा वेल मैनेज्ड है। जो सबसे बड़ा पोजीशन है वो भी बड़ा वेल स्प्रेड है, बड़े सारे क्रेडिट एक्सपोजर हैं, कोई भी बड़ा एक्सपोजर इस फंड का नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा, लेकिन 1 से 2% से ज़्यादा बड़ा किसी फंड किसी पर्टिकुलर क्रेडिट में नहीं, किसी कंपनी का बॉन्ड नहीं है उसमें। तो ये अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उस पोर्टफोलियो के क्रेडिट रेटिंग को देखेंगे तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा और रिस्क तो बहुत कभी आपको दर्शन देता है और उस समय बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपसे सहमत हूँ कि एक वेल मैनेज फंड है, लेकिन ये रिस्क फ्री नहीं है और कोई भी म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि करीब रिस्क फ्री कौन से फंड हैं, तो मुझे लगता है लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो जाते हैं उनके डिज़ाइन की वजह से। खासकर अभी हाल फिलहाल जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उनके लिए और टाइटन किया गया है, जिससे इनको चलाया जाता है, जिस तरह की पाबंदी है इन पे कि इनको कहाँ कहाँ निवेश नहीं करना है, जिस तरह से इनको वैल्यू किया जाता है बहुत कंजर्वेटिवली, उस हिसाब से ये करीब रिस्क फ्री होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में कुछ भी रिस्क फ्री नहीं है। वो याद रखिए, वो डिस्क्लेमर की म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कम होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क फ्री कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि खासकर ये जो कोऑपरेटिव बैंक की कहानी चल रही है बॉम्बे में, बैंक डिपॉजिट भी रिस्क फ्री नहीं है। वो एक आपका अनसिक्योर्ड लोन है, आपका एक अनसिक्योर्ड डेट है। बैंक जब आपको कुछ पैसा देता है तो आपसे कोई चीज़ गिरवी रखता है। आप जब अपना पैसा देते हैं तो आप कुछ गिरवी बैंक का नहीं रखते हैं। और यही जिम्मेवारी है रिजर्व बैंक की कि बैंक्स वेल रेगुलेटेड हों, उन पर निगरानी रखी हो और देखा जाए कि डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित रहे, क्योंकि बैंकों में विश्वास कम होना अपने अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा घातक है। डेट फंड के बारे में मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप अपना लालच कम रखिए, बेहतरीन फंड को ना चुनें, बल्कि थोड़ा कंजर्वेटिव फंड, क्योंकि अगर 1% कम हो रिटर्न कम मिलता हो, 1.25% रिटर्न कम मिलता हो तो बड़ा नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी पूंजी का एक बड़ा भाग अगर अटक जाए या फंस जाए तो वो आपके लिए बड़ा नुकसान होगा। और ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि डेट से आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए। एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन आपका होना चाहिए कि पैसा कभी भी कम से कम नुकसान हो। Right, and before we take more calls, let's take a look at some of the news stories as well. Quarterly earnings of companies like Reliance Industries, HUL and Wipro, as well as overseas cues, would be the main driving factors for the domestic indices this week. Major corporates scheduled to declare their results this week include Hindustan Unilever Limited, Federal Bank, Wipro and Reliance Industries. On the macroeconomic front, WPI inflation data is scheduled to come tomorrow, which may influence trading according to analysts. Markets may also react to industrial output data released on a Friday evening. Industrial output declined by 1.1% in August due to poor performance by manufacturing, power generation and mining sectors, official data showed. Global equities rallied on Friday after US President Donald Trump offered a positive assessment of US-China trade talks. However, geopolitical tensions shot up after an Iranian oil tanker was reportedly attacked in the Red Sea near Saudi Arabia, leading to a 2% jump in crude oil prices due to supply concerns. So, during last week, the BSE Sensex advanced 454 points, while the Nifty gained 127 points. आइए अगले कॉलर के पास चलते हैं। कोलकाता से सत्येंद्र स्वागत है, आपका सवाल पूछें। नमस्कार धीरेन्द्र जी। नमस्कार। अच्छा, मैं पूछ रहा था 2-3 सवाल मेरे हैं। पहला तो मैं IDFC प्राइमा इक्विटी फंड के बारे में पूछ रहा हूँ। 3 साल से उसका परफॉर्मेंस काफी मतलब आशानुरूप नहीं रहा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि
बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, इसमें कौन सा बेटर है? तीसरा सवाल है एसबीआई इक्विटी फोकस्ड इक्विटी फंड, ये कैसा है? ओके फाइन. तीनों तरीके के फंड अच्छे हैं और अलग अलग तरीके के फंड अलग अलग समय अच्छा करते हैं. और अगर आप 4-5-6 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इनका प्रदर्शन, चूंकि अच्छा फंड होना जरूरी है और हर अच्छा फंड हर समय अच्छा नहीं कर रहा होता है, ये ध्यान रखें. आईडीएफसी का प्राइम एक अच्छा फंड है, बड़ा विश्वास के साथ चलाया जाता है, एक खास फोकस के साथ. और पिछले कुछ दिनों में इस तरह के बहुत सारे फंड अच्छा नहीं कर रहे हैं. बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और फ्रैंकलिन का ब्लू चिप, अगर इसमें दोनों में तुलना करना हो तो बहुत कम अंतर है. और ये गेस करना कि और दोनों ही अच्छे फंड रहे हैं, लेकिन ये बताना कि आप जब अभी लगाएंगे और 5 साल में किसका प्रदर्शन बेहतर होगा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही अच्छे फंड है. 1-8% का ही अंतर रहना चाहिए 4-5 साल के नज़रिए से अगर देखें. और एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी एक अच्छा फंड है. And we have Sanjeev joining us next on the phone line. Good evening and welcome to Market Mantra. Yes, Sanjeev, do we have you online? Yeah, sir, I would request you to keep the call on as I don't have a radio with me. Okay. So, So my question was like, suppose I'm doing a SIP in a fund and like Kotak Standard Multicap is doing well. Suppose I'm doing a 5,000 SIP. Now I feel that I should make this SIP from 5,000 to 10,000. So is there any way which the same SIP from next month I can give a command on the website that please make it 10K, or I have to stop this one and start a new one with 10K, or I have to start one more with 5K. So what will be the best option? And so I have one small question, like if I have to calculate capital gains, if I keep these liquid funds, if I keep selling and buying, if I have to calculate capital gains, so directly it can be done from the website of that company, or I have to keep a record of all the sales and purchases? Okay. Your first question is tricky one. It is entirely dependent. Some fund companies enable. Operationally it gets very difficult for them to cancel the old SIP and then start a SIP of a higher amount. Some fund companies provide some kind of a mechanism of step-up SIP that you at the outset itself you can give an instruction that my SIP value should be increased by 10% every year, things like that. But I think the simplest way of doing it is start a new SIP of the incremental amount you want to invest and do it in the same folio, because mutual fund companies, when you start a SIP, they ask you that are you an existing investor, and you can actually club your investment to the same folio. So basically you will, because the way it works is you give the instruction to the fund company goes to a biller company, a bill pay or somebody, and they devise a mechanism so that a bank they actually go, or NACH mandate which you give, electronic mandates authorizing somebody to debit your bank account on a designated day every month or at the defined periodicity. So better to have an incremental one, because that might get little cumbersome, and this is not a very smooth process operationally, though it is expected to be much simpler. Your second question, the long-term capital or the capital gain statement from fund companies, for every financial year, for each investment that you make, there is a capital gain statement made available by fund companies through their registrars, and you can get it online. The way to do it is go to CAMS or Carvey or Sundaram registrar services, or the Franklin Templeton. These are 4 registrar companies. Look at the fund company to which of these registrars they are there. Go to the investor services section, and at the time of your investment you provide your email ID. So for your email ID for that financial year, you can request and you get that capital gain statement in a time frame of 5 minutes to half an hour in your mail account. आइए अगली खबर पर नज़र डालते हैं. इस महीने के पहले 2 सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से 6,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम निकाल ली है. दुनिया भर में मंदी और व्यापार युद्ध की चिंताओं से निवेशक अपने पैसे निकाल रहे हैं.
ताज़ा आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार से लगभग 4,955 करोड़ रुपए और ऋण बाजार से 1,262 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस तरह निकाली गई कुल रकम 6,217 करोड़ रुपए रही। सितंबर में विदेशी निवेशकों ने लिवाली का रुख बनाए रखते हुए भारतीय पूंजी बाजार में 6,558 करोड़ रुपए का निवेश किया था। And next news item, Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan has called upon oil companies to develop a major strategic mindset by using latest technologies and working on transforming the oil sector. Mr. Pradhan said India's excessive oil import dependency makes it vulnerable to external developments more than ever before, and the emerging era is going to be more complex. Addressing the third meeting of International Think Tank in New Delhi today, the minister said that by adopting a less reactive and more transformative strategy, India can meet the challenges arising out of global energy uncertainty. He said the US sanctions on Iran and Venezuela, as well as the ongoing US-China trade war, among others, have an enormous impact on India's energy security and economy. मुंबई से डायसन हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें जी। प्लीज अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर पूछने हैं जी। हेलो जी हाँ, मेरे को सर से 2 सवाल पूछने हैं जी। एक तो एक्सेस ब्लू चिप ये फंड में अगर मैं 10,000 हर महीने 20 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या ये फंड मुझे रिटायरमेंट के लिए सेटिस्फेक्शन दे सकता है क्या? और दूसरा सवाल ये था, अगर कोई बड़ा म्यूचुअल फंड होता है AMU जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा होता है, तो क्या वो फंड रिटर्न देने में अपने को कमी देती है कि बराबर से उतना ही रिटर्न देता है? मैं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी ऐसा ही रिटायरमेंट के लिए अगर मैं करूंगा तो क्या मुझे वो रिटायरमेंट के लिए सेटिस्फेक्शन दे सकता है क्या? ये दो सेटिस्फैक्टरी रिटर्न, ठीक है। नहीं, ये दोनों फंड काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और जब ये बड़ा फंड होना कब नुकसानदेह होता है और कब फ़ायदेमंद होता है, ये ब्लू चिप फंड और स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड ये बहुत बड़े हो जाएंगे तब भी इनमें उस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई स्मॉल कैप फंड हो, कोई मिड कैप फंड हो जो कि बहुत बड़ा हो जाए, 10-20 हज़ार करोड़ रुपए का हो जाए, तो मुझे लगता है कि उसको चलाने में दिक्कत आती है। लेकिन इस तरह के फंड में, लार्ज कैप फंड में, क्योंकि हमारा बाज़ार बहुत बड़ा होता जा रहा है, कंपनियों की बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं जो कि बहुत ही 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनियां जो पहले नहीं होती थी, तो इन फंड्स को चलाना आज के दिन उतना मुश्किल नहीं है। प्रदर्शन भी इनका, हाँ, अगर मिड साइज फंड हो, छोटा फंड हो, उसकी तुलना में ज़रूर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स बिल्ड हो जाता है, लेकिन इस तरह के फंड को चलाना बहुत मुश्किल नहीं है। खासकर भारत में जितने बड़े अभी फंड, जो बड़े बड़े फंड अभी दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो अपने उस साइज़ के बैरियर को हिट कर रहे हैं। बहुत छोटी कंपनियां, छोटी कंपनियों में लगाने वाले फंड, वहाँ ज़रूर इस तरह का दिक्कत आ रहा है। 1,20,000 रुपया आप लगाएंगे, 10,000 रुपये महीना लगाएंगे और 20 साल में आपके लिए अच्छा पैसा रकम, ये पूरी तरह निर्भर करता है कि भविष्य में किस तरह का रिटर्न मिलेगा, भविष्य में किस तरह का महंगाई दर रहेगा। क्योंकि अगर आपको 8-10% भी रिटर्न मिले और अगर महंगाई दर 3-4% रहे, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा रकम होगा। तो निश्चिंता से आप 2 चीज़ ध्यान रखें डायसन, एक तो कि 10,000 रुपये महीना ज़रूर लगाएं अच्छे फंड में। साल अपना जो आप 10,000 रुपये लगा रहे हैं, अपनी आमदनी के साथ उस रकम को बढ़ाएं। और ये 20 साल के लिए आप एक फंड का चुनाव करके निश्चिंता से नहीं सोच सकते, 2-3 साल पे इसको जरूर रिव्यू करें। Right, we'll have to call it a day, and we have Prajapati from Madhya Pradesh and Dheeraj from Delhi, but due to paucity of time, we won't be able to take their calls. They'll have to call up in our next program. And before we move towards the closing, धीरेन्द्र कार्यक्रम में आने और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And a quick look at the top stories. World Bank says India is fast growing economy with lot of potential despite being hit by recent global slowdown. And foreign funds pull out more than 6,200 crore rupees from Indian capital markets so far this month. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.